नमस्कार। यहाँ पर आए सभी अतिथियों का आनंद अनुभूति वेलफेयर सोसाइटी की ओर से मैं सोनी सिंह हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आनंद अनुभूति वेलफेयर सोसाइटी पिछले 25 वर्षों से सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि कार्यक्रम करती आ रही है। आप लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अक्सर यहाँ आकर आनंद अनुभूति वेलफेयर सोसाइटी की सम्मान में जो अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं, उसके लिए संस्था आपकी बहुत बहुत आभारी है। उसी श्रृंखला में संस्था आज एक नवीन नाटक उजड़ा हुआ महाविद्यालय श्री ब्रजभूषण जी द्वारा लिखित और मेरे द्वारा निर्देशित यानी सोनी सिंह द्वारा निर्देशित प्रस्तुति करेगी। हमारे आज के कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो हमारे बीच आ चुके हैं और अब मैं उनका बारी बारी से नाम लूंगी और चाहूंगी कि जोरदार तालियों से आप लोग उनका अभिनंदन करें। श्री आनंद शर्मा फिल्माचार्य, जोरदार तालियां हो जाए। श्री सुरेश चंद्र शुक्ल जी, वो भी हमारे बीच हैं, नॉर्वे के निवासी। और श्री राम उजागर शुक्ल जी, प्रबंधक दयानंद इंटर कॉलेज के, जोरदार तालियां हो जाए। आप सबके बारे में मैं थोड़ा सा सूक्ष्म जानकारी देना चाहूंगी। श्री आनंद शर्मा जी के बारे में आप सभी जानते हैं, FTI से पास आउट हैं, हम लोगों के गुरु भी हैं और हम लोगों का इन्होंने बहुत मार्गदर्शन किया है। सर ने बहुत सारे नवयुवकों को ट्रेंड भी किया है फिल्म इंडस्ट्री में, मंच में। आपकी जितनी भी तारीफ करी जाए, जितने नवयुवकों को इन्होंने तैयार किया है उनकी गिनती नहीं है। और एक से एक कलाकार तैयार हुए हैं सर के सिखाए हुए। और अब मैं श्री सुरेश चंद्र शुक्ल जी के लिए बताना चाहूंगी कि वो नॉर्वे के निवासी हैं, साहित्यकार हैं और बहुत अच्छे अच्छे नाटक उन्होंने लिखे हैं। और उन नाटकों का मंचन किया है श्री आनंद शर्मा जी ने, लगभग 6 नाटकों का मंचन श्री आनंद शर्मा जी ने, जो कि श्री सुरेश चंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। जोरदार तालियां हो जाए। लखनऊ में बहुत ही सफल नाटक लिखे हैं वो। और हमारे श्री राम उजागर शुक्ल जी बहुत समाज सेवी हैं और प्रबंधक हैं दयानंद इंटर कॉलेज के। हम लोगों को उनसे बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, बच्चों को वो बहुत समय समय पर प्रेरित करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी करते हैं, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। अब से कुछ ही देर में नाटक की प्रस्तुति होने वाली है, लेकिन जो परंपरा चली आ रही है, मैं अपने तीनों अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि श्री संजय त्रिपाठी जी उनको मंच पर लेकर के आए और उनको हम पुष्पगुच्छ देकर के उनका हम स्वागत करें। श्री आनंद शर्मा जी आइए, श्री सुरेश चंद्र शुक्ल जी और श्री राम उजागर शुक्ल जी मंच पर आमंत्रित हैं। मैं आकाश जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वो भी मंच पर आ जाए हमारे मुख्य अतिथियों को लेते हुए। श्री माधवेंद्र सिंह जी, आप भी मंच पर आ जाइए। अभी दीप प्रज्वलन की अभी बाद में होगी, पहले आप श्री आनंद शर्मा जी को तुलसी का पौधा देकर के उनका स्वागत करें। श्री माधवेंद्र सिंह जी, जोरदार तालियां हो जाए श्री आनंद शर्मा जी के लिए। श्री आनंद शर्मा फिल्माचार्य। श्री सुरेश शुक्ल जी को भी बादन जी तुलसी का पौधा देकर उनका स्वागत करिए। जोरदार तालियां हो जाए श्री सुरेश शुक्ल जी के लिए। श्री राम उजागर शुक्ल जी का भी स्वागत श्री माधवेंद्र सिंह जी कर रहे हैं।
अब मैं अपने मुख्य अतिथियों से विनम्र निवेदन करूंगी कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए दीप प्रज्वलन की जो प्रक्रिया होती है वो सब दीप प्रज्वलित करके शुरू करें। तो लीजिए कुछ ही देर में अब मैं चाहूंगी हमारे मुख्य अतिथि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। तो लीजिए अब थोड़ी ही देर में आनंद अनुभूति वेलफेयर सोसाइटी की नाट्य प्रस्तुति उजड़ा हुआ महाविद्यालय, लेखक हैं श्री ब्रजभूषण जी, परिकल्पना है माधवेंद्र सिंह जी की और निर्देशन किया है सोनी सिंह ने। त्रुटियों को नजरअंदाज करते हुए आशा करती हूँ कि आपको ये नाटक पसंद आएगा और आप लोग कृपया अपने अपने मोबाइल साइलेंट कर लीजिएगा जिससे कि नाटक देखने में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। धन्यवाद। अभी स्कूल से आए ना, ये कोई कहानी सुनने का वक्त है? मुंह हाथ
कुछ आराम कर लो, कहानी रात को सुनाई जाती है। दीदी को तो आप सुबह शाम कभी भी कहानी सुना देती हो, पर मुझे रात को सुनाती हो, ऐसा क्यों? रीता तुम्हारे इतनी समझदार नहीं है ना, तुम तो झट से बात मान जाते हो और उसे मनाना पड़ता है। नहीं दादी माँ, आज मैं भी नहीं मानूंगा, मैं तो अभी इसी वक्त कहानी सुनूंगा। मेरा राजा बेटा तो इतना जिद्दी कभी नहीं था, वो तो सारी बातें मान लेता था। लगता है बबलू की देखी देखा अब तुम भी जिद्दी हो गए हो और ये अच्छी बात नहीं है। आप कहानी नहीं सुना रही हो, ये क्या अच्छी बात है? बाप रे, दादी से कोई इस तरह से बात करता है? ऐसी बातें तो बबलू किया करता है, उसकी देखी देखा तुम भी करने लगे हो। नहीं करूंगा दादी माँ, कभी नहीं करूंगा, पर वो कहानी सुनाओ ना। राजकुमार शिकार खेलने गया, नल के पीछे भागते जंगल में भटक गया, उसे बहुत जोर की प्यास लगी, पानी के लिए वो इधर उधर भटकने लगा। आगे? अच्छा बाबा सुनो, फिर वो एक बस्ती में जा पहुंचा, जहां उसे बाहर एक बड़े से पेड़ पर तोते का पिंजड़ा दिखाई दिया। राजकुमार को देखते ही तोता चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो, लूटो लूटो, मारो मारो। ये सुनकर राजकुमार हैरान हो गया। वो समझ गया कि वो डाकुओं की बस्ती में आ गया है। उसने जान बचाने के लिए अपना घोड़ा तुरंत दौड़ा दिया और बहुत दूर निकल गया, पर बेचारे के मारे प्यास का बुरा हाल था। पानी की तलाश में वो भटकता हुआ फिर से एक बस्ती में जा पहुंचा, जहां उसे फिर से एक पिंजड़ा दिखाई दिया। वो समझा कि मैं फिर से डाकुओं की बस्ती में आ गया। उसने ज्यों की घोड़ा दौड़ाया, त्यों तोता बोला, आइए पधारिए बिराजिए, आपका स्वागत है। ये सुनकर राजकुमार हैरान हो गया। हाँ हाँ, मैं मालूम है तुम्हारा आगे सुनना चाह रहे हो। फिर उस बस्ती के कुटिया से एक साधु बाबा बाहर आए। उन्होंने राजकुमार से बड़े प्यार से कहा, आइए पधारिए बिराजिए। ये सुनकर राजकुमार समझ गए कि वो एक आश्रम है और वे वहाँ के आचार्य हैं। पानी पीने के बाद राजकुमार ने डाकुओं की तोते की सारी बातें बताई। तो आचार्य जी ने पता है क्या कहा? आचार्य जी ने कहा, दोनों तोते के बात और स्वभाव में इतना फर्क इसलिए है क्योंकि डाकुओं का तोता रात दिन डाकुओं की बोली सुनता है और आश्रम का तोता रात दिन साधुओं की बोली सुनता है। जो जैसी संगत करता है उसके बात और स्वभाव वैसा ही हो जाती है। और आश्रम को तोता कितना अच्छा था, साधु बाबा की बोलियां सुनकर अच्छी अच्छी बातें बोलता था। हाँ, जो जिसके साथ जैसा रहता है जैसे वैसे ही वो सीखता है उसके आगे। अच्छा मैं समझ गया। आप तो मुझे ये कहानी इसलिए सुनाई ताकि मैं बबलू का साथ छोड़ दूं, पर आप फिक्र मत करो, मैं उसके साथ कभी नहीं खेलूंगा। अच्छा ये बताओ कि आज रात को कौन सी कहानी सुनाओगी? आज रात की तो कहानी सुन ली, अब क्या? नहीं दादी माँ, रात को भी एक दूसरी कहानी सुनानी पड़ेगी राजा रानी की। बहुत शैतान हो गया है। ओहो, तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर यहाँ राजा रानी की कहानियाँ सुनी जा रही हैं। चलो अंदर। अरे नहीं, अभी अभी जरा स्कूल से आया था ना, बस यूं ही मचल गया था। आपके लाड प्यार से ये 2 कौड़ी का हो गया है। अब तो रीटा भी मेरी एक नहीं सुनती। अब बच्चे बचपना नहीं करेंगे तो क्या हम तुम करेंगे? आपके इन्हीं बातों से बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। चलो अंदर तुम। अरे बच्चे अपने दादी दादा से जिद नहीं करेंगे, माँ बाप से नहीं जिद करेंगे तो आप किससे करेंगे बहू? आपने फिर मुझे बहू कहा? माता जी, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ मेरा नाम गीता है, गीता। आप मुझे गीता कहकर क्यों नहीं बुलाती? अब गीता और बेटी कहकर तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें बरसों तक बुलाते आए, और वैसे भी इस घर में तो तुम बहू बन के आई हो। देखो, जिस तरह तुम्हारी माँ को तुम्हें बेटी कहने में सुख मिलता था, उसी तरह मुझे तुम्हें बहू कहने का एक अलग ही सुख मिलता है, और तुम मुझसे ये सुख क्यों छीनना चाहती हो? जी, मैं क्यों छीनने लगी आपसे सुख? सुख तो मेरे उस दिन छिन गए थे जिस घड़ी मैं इस घर में आई थी। एक तो स्कूल में सारा दिन बच्चों से सिर मारो, और यहाँ आकर देखो तो अपने ही बच्चे 12 बाटू में पड़े हैं। कुछ कह दो तो खानदान की खुदाई शुरू। मैं तो तंग आ गई हूँ इस घर से। अब ऐसा भी मैंने क्या कह दिया बहू? फिर वही तो, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, कहिए तो पाँव पकड़ लूँ आपके, मगर भगवान के लिए मुझे बहू कहना बंद कीजिए। मेरे स्कूल की दूसरी टीचर्स भी आती हैं घर पे कभी कभी। मैं नहीं चाहती कि उनके सामने मुझे बहू कहा जाए। जमाना कितनी तेजी से बढ़ जा रहा है और हम पड़े 19वीं सदी के खड्डे में। अब इतनी बिगड़ने वाली तो बात है नहीं बहू। अब मैंने किसी पराई औरत को तो बहू कहा नहीं। अरे अपने बेटे की बीवी और पोते पोते की माँ को तो ही बहू कहा है। आपने फिर से मुझे बहू कहा? माता जी, आपको मुझे चिढ़ाने में मजा आ रहा है क्या?
जब आप जानती हैं कि मैं इस नाम से चिढ़ती हूँ तो फिर क्या बार बार बहू बहू लगा रखा है? अगर आप नहीं मानेंगी तो मैं कह दे दूँ, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ। अरे नाना, ऐसी अशुभ बातें नहीं बोलते। बहुएं घर नहीं छोड़ा करती, घर छोड़ती हैं बेटियां। और जब बेटियां घर छोड़ती हैं तो बाजे बजते हैं, सहनाइयां बजती हैं। और ये सब होता है बेटी के बहू बनने की खुशी में। बस औरत अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार अपने माँ का घर छोड़ती है, उसके बाद तो पीछे के पड़ाव पे आना ही नहीं होता। बस आगे के पड़ाव पार करने होते हैं। बहू बनकर देवरानी, चाची, जेठानी, माँ, बहू और बेटी बनते ही चली जाती है। फिर छोड़ना कुछ भी नहीं होता है। और मैंने भी सास को घर छोड़ते हुए देखा है माता जी। नहीं नहीं, तुमने जिस सास को घर छोड़ते हुए देखा है उसने घर छोड़ा नहीं होगा, उसको घर छोड़ना पड़ा होगा। कभी कभी पेड़ जड़ समेत भी गिरते हैं। पेड़ का तो पता नहीं, मगर मुझे लग रहा है मैं यहाँ थोड़ी देर और खड़ी रही तो मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगी। अरे ना बाबा ना, तुम चल के तनिक भीतर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए अभी गर्मा गर्म चाय लाती हूँ। चाय दादी माँ, अरे आ गई मेरी रानी बिटिया स्कूल से। दादी माँ, आज ना स्कूल के बगीचे से अनीता ने एक फूल चुराया। हाँ, मैंने उसे मना किया कि मत चुराओ, बुरी बात है, तो भी वो नहीं मानी और बोली कि कोई नहीं देखता। हम चोरी करते हैं तो क्या कोई भी नहीं देखता है दादी माँ? अब तू भी आते बंटी की तरह चालू ना हो जा। बैठ, पहले मैं तेरी माँ के लिए चाय बना लाती हूँ। ये क्या, माँ के लिए तुम चाय बना लोगी? चाय तो हमेशा माँ बनाती है तुम्हारे लिए। हाँ बाबा, पर तेरी माँ की अब तबीयत नहीं ठीक है तो मैं ही बना देती हूँ। तुम तो कहती हो कि तबीयत हमेशा बड़े बूढ़ों की खराब होती है, तो क्या माँ क्या बूढ़ी हो गई है? बहुत बोलने लगी है, चुप कर। स्कूल में टीचर कहती हैं कि मैं कम बोलती हूँ, घर में दादी माँ कहती हैं कि मैं ज्यादा बोलती हूँ। इन दोनों में से सही कौन बोलता है? अरे मेरी रानी बिटिया अकेले अकेले किससे बात कर रही है? कोई नहीं है बात करने को, तो आपने सही बात कर रही थी। अब आप आ गए हैं तो आपसे बात करूंगी। आप बताइए ना दादाजी, क्या मैं बहुत बोलती हूँ? नहीं तो क्या कम बोलती हूँ? कम भी नहीं बोलती। दोनों बातें नहीं आएगा, एक नहीं है और एक सही है। अच्छा, ऐसा तुम्हें किसने बताया? स्कूल में टीचर कहती हैं कि मैं कम बोलती हूँ। दादी माँ अभी अभी कह रही थी कि मैं ज्यादा बोलती हूँ। आप क्या बोलते हैं? तो ये बात है। सही बात है। बात ये है कि स्कूल में टीचर जब तुमसे सवाल पूछती होंगी तो तुम चुप रहती होगी, इसलिए टीचर का कहना है कि तुम कम बोलती हो। और यहाँ कहानी सुनने की जिद में दादी माँ से ज्यादा बातें होती हैं, इसलिए दादी माँ कहती है कि तुम अधिक बोलती हो। ये दोनों ही ठीक कहती है। तो क्या मैं गलत हूँ? नहीं, तुम भी ठीक हो। टीचर भी ठीक है, दादी माँ भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, तो फिर झगड़ा किस बात का है? आज तो का झगड़ा है। और क्या बातें हो रही दादा पोती में? दादा पोती की बातें तुम्हें क्यों बताएं? फिर क्या, दादी और पोती की बातें दादाजी को बताई है क्या कभी? अच्छा भाई, अब हम तो चले हाथ में धोने। और निहाल चंद क्या गए थे ना, क्या हुआ हमारे मकान का? अरे होगा क्या, चाबी ले आया हूँ। उन लोगों ने मकान खाली कर दिया है और आज ही अपने सवेरे अपने नए मकान में चले गए हैं। तो अब किसे विचार है किराए पे देने का? देखो केदार की माँ, आज तो मैं उस मकान को किसी को भी किराए पर देने के विचार में नहीं हूँ। बड़ी मुश्किल से तो निहाल चंद ने खाली किया है। ये पुश्तैनी मकान है, जायदाद बम्बावा भी ज्यादा निशानी है निशानी, उसे तो अब मैं किसी को देने वाला नहीं हूँ। हाँ, अब तो उसे अपने ही पास रखेंगे। जब केदार को ये सरकारी मकान मिला था तो हम लोग यहाँ चले आए थे, लेकिन देखता हूँ कि मकान अब छोटा पड़ने लगा है। अब हम सभी अपने पुराने मकान में चले के रहेंगे। हाँ, कुछ मरम्मत और लिपाई पुताई करवानी होगी। पर क्या केदार मान जाएगा अरे पुराने मान- मकान में जाने के लिए? माने क्यों नहीं, मेरा बेटा है। अब फिर वो मकान भी तो इससे बड़ा है। हाँ, वो तो है। दादाजी, ऐसे कैसे हो सकता है? पिताजी आपके बेटे हैं मगर मेरे तो पिताजी हैं। तो क्या तेरे बेटे और मेरे पिताजी होंगे? चल लीटा, चलकर दूध पी ले। दूध तो रोज ही पीती हूँ, आज तो कहानी सुनूंगी। कहानी भी तो रोज ही सुनाती हूँ। रोज अलग
आज एक राजा रानी की नहीं, आज तो एक किसान की कहानी सुनाऊंगी। चलेगी, वो भी चलेगी। तूने बताया था ना कि आज स्कूल से अनीता ने गुलाब का फूल चुराया और बोली कि कोई नहीं देखता, पर भगवान सब देखते हैं। तू किसी की चीज को कभी हाथ मत लगाना, भगवान की आंखें सब देखती हैं। हाथ लगाना तो क्या, मैं तो देखती तक नहीं हूँ किसी की चीजों को। पर तुम कहानी सुनाओ ना। अरे सुना रही हूँ, सुन। एक बार एक किसान था, बहुत ही नेक और बहुत ही शरीफ। उसका एक बेटा था मोहन, वो भी तेरे तरह बहुत होशियार था। मोहन से उसका बाप हमेशा कहा करता था कि तू किसी की चीज को हाथ मत लगाना, भगवान सब देखते हैं। एक बार गांव में बहुत ही अकाल पड़ गया। ये अकाल क्या होता है? सब सूखा पड़ जाता है, खाने को धान अनाज कुछ भी नहीं रहता, पानी भी नहीं रहता है, लोग भूख से मरने लगते हैं। अरे बाप रे, इसे अकाल कहते हैं। हाँ, फिर? तो फिर इस रात हुई, किसान अपने बेटे मोहन के साथ एक वहाँ राजा के बगीचे में गया। वहाँ जाके वो अपने बेटे से बोला कि तू देखते रहना, मैं अंदर जाके आलू और कुछ शकरकंद लेके आता हूँ, कोई आए तो मुझे आवाज़ दे देना। वो कहकर चला गया। जैसे ही किसान उठाने ही वाला था, इतने में मोहन के चिल्लाने की आवाज़ आई, बापू बापू। वह देखता है तो क्या किसान चोरी करने खेत में घुसा था? और नहीं तो क्या। छी छी, कितनी बुरी बात है। आगे? मोहन तुरंत किसान बाहर आके मोहन से पूछा, कौन देखता है, कहाँ है, किधर है? तो मोहन ने कहा कि बापू भगवान सब देखता है, तुम्ही ने तो कहा था ना। ये सुनकर किसान ने मोहन को गले लगा लिया और बोला कि मेरा सिखाया मुझे याद नहीं रहा, पर तू नहीं भूला, तूने मुझे पाप करने से बचा लिया। ये कहकर दोनों घर चले गए और अगले दिन गांव में खूब बारिश हुई। ये तो अच्छा हुआ दादी माँ की बारिश हुई, मगर ये कहानी तुम मुझे कल सुना देती तो मैं अनीता को बता तो देती कि मत चुराओ गुलाब का फूल, भगवान सब देखता है। ये तो है। ठीक है। रीटा, हाँ माँ। क्या कहा नहीं चल रही? किस बारे में? बकाया पैसा देने के बारे में। अरे जब मकान लौटा दिया है तो बकाया भी दे ही देगा। भगवान उसके शरीर को शांति दे। जब से रिटायर हुए हो, तुम्हारी बातें तो समझ में नहीं आती हैं। अरे केदार की माँ, जिन लोगों ने समझ में आने वाली बातें की है, उन बातों को किसी ने समझा है क्या? हाँ, अब जिस आदमी ने 27 साल हेडमास्टरी की हो, भला उससे मैं बातों में जीत सकती हूँ? खैर, ये बताइए, हमारे बगीचे में नीम का पेड़ कहाँ तक फैला है? और वो जो आम का पेड़ था, उस पर कैरियाँ लगी हैं कि नहीं लगी हैं? और मैं तुलसी के गिरवे लगाई थी, अरे है वो ले गया निहाल चंद। और हाँ, हमारे आंगन में एक कुत्ता रहता था, क्या नाम था उसका? हाँ, लालू, वो भी है। अरे केदार की माँ, 27 साल की हेडमास्टरी में मैंने लड़कों और मास्टरों से लाखों सवाल पूछे होंगे, लेकिन मैं एक बार में सिर्फ एक ही सवाल पूछता था। मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि बुढ़ापे में मुझे मेरी बीवी के ढेर सारे सवालों का एक साथ जवाब देना पड़ेगा। ज्यादा अच्छा तो यही होगा तुम खुद चल के देख लो उस मकान को। पर कब? अभी इसी वक्त। सच में? अरे हर जी क्या है, 10-15 मिनट तो रास्ता है। अच्छा ठीक है, तो मैं तैयार होके आती हूँ। अरे केदार की माँ, अब इस चौथे पल में तैयार क्या होना तुम्हें? जैसी हो ठीक हो। अरे अब क्या तुम तैयार होगी? तुम तैयार होगी तो फिर मुझे तैयार होना पड़ेगा। कहीं तुम तैयार हो गई और मैं ऐसे ही रह गया तो राह चलते लोग कहेंगे कि देखो देखो सेठानी और मुनीब साथ साथ जा रहे हैं। अब बस भी करो, जब देखो तब बकबक किए रहते हो। हाँ, अब तो चुप रहने में ही भलाई है। पिताजी, आप फिर से बाहर जा रहे हैं तो लौटते वक्त सब्जियां ले आइएगा। ठीक है बहू, लेता आऊंगा। पिताजी, आप भी मुझे बहू ही कहते रहेंगे। आप तो हेडमास्टर रह चुके हैं और मैं टीचर हूँ। गंवार लोगों में भी आज बहू को बहू नहीं कहते, फिर हम तो पढ़े लिखे लोग हैं। तो क्या पढ़े लिखे लोगों में रिश्तों के नाम बदल जाते हैं? कभी के बदल चुके हैं पिताजी। हिंदुस्तान आज़ाद होने के पहले ही बदल चुके हैं। आपने तो पोता पोते को भी माँ और पिताजी बोलना सिखाया है, जबकि पूरे हिंदुस्तान के बच्चे आज अपने माँ बाप को मम्मी और डैडी बोलते हैं। देखो भाई, एक बात तो तुम्हें माननी होगी कि जब बच्चा किलकारी मारकर अपनी माँ को माँ कहकर पुकारता है तो सुनने वाली माँ को भी लगता है कि यह आवाज़
उसके दिल की धड़कन सुटकर आई है। लेकिन मम्मी कहने में ऐसा नहीं होता। मैं भी तुम्हें जब बहू कहता हूँ ना, तो मुझे भी लगता है कि तुम मेरे कलेजे के टुकड़े की जीवन साथी हो, उसका अहम हिस्सा हो, उसकी अर्धांगिनी हो। बस बस, ये अर्धांगिनी और पूर्णांगिनी सुनने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे जमाना कितनी तेजी से बदल गया है और आप अभी तक अग्नि कंगनी लिए बैठे हैं। जमाना अपनी जगह है, ये कहो कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। लोगों का खान पान, रहन सहन, बोल व्यवहार, यहाँ तक कि सब कुछ बदल गया है। इसी को तो जमाना बदलना कहते हैं पिताजी। गलत बात मत कहो। ये मत भूलो कि जो तुम्हारा पति परमेश्वर है ना, मैं उसका जन्मदाता पिता हूँ। खान पान और रहन सहन के बदलने को जमाना बदलना नहीं कहते हैं। तो क्या मौसम बदलने को जमाना बदलना कहते हैं? नहीं, नीयत, ईमान, धर्म, विचार, उसूल और नजर के बदलने को जब जमाना बदलता है। बस बस, अब मैं आपसे बहस तो कर नहीं सकती। उम्र और रिश्ते के लिहाज से तुम्हारा मेरे साथ बहस करना जायज तो नहीं है, लेकिन चूंकि अब जमाना बदल रहा है तो कर भी सकती हो और कर भी रही हो। हम जरा मकान की हालत देख कर आते हैं। केदार आ जाए तो तुम उसके लिए चाय बना देना बहू। बहू बहू बहू, मार डालेंगे लोग मुझे, पर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। इन सबको मार कर ही मरूंगी। मैं मारूंगी और तेरी गंदी आदतों का वो राक्षस बनेगा जिसे इन बुड्ढे बुढ़िया ने तेरे सर पे बैठा रखा है। चुप कर, बूढ़े को बूढ़ा नहीं तो क्या छोकरा बोलूं? और हाँ, ये बकरी भैंस की तरह मैं का श्लोक पढ़ना बंद कर। आज से तू और रीता मुझे मम्मी और पिताजी को डैडी कहेंगे, समझे? कहाँ है रीता? चुप, बड़ा आया हमें वाला। वाह रे, हमें शहजादा सलीम बनता है। इन बुढ़े बुढ़िया की बातों में आकर जिंदगी भर गंवा नहीं रहना क्या? आज से तुम मुझे मम्मी और पिता को डैडी कहोगे, समझे? अरे यो रीटा, माँ की बच्ची क्या कर रही थी? दादी माँ के ठाकुर की दियाबाती कर रही थी। हे भगवान, कितने झमेले पड़े हैं मेरी जान को। दिया बाती, ठाकुर, सास बहू, ना जाने क्या क्या मेरी जान को झमेले पड़े हैं। लगता है हम गंगा किनारे धनपुरा गांव के पंडित शालिग्राम के यहाँ पैदा हो गए हैं। सुन लो तुम दोनों कान खोल के, आज के बाद से तुम लोग मुझे माँ नहीं कहोगे, समझे? तो आपसे क्या आपको पिताजी कहें? टूट गए मेरे कर्म। इन बूढ़े बुढ़िया ने इन बच्चों को बिगाड़ कर दो कौड़ी का कर रखा है। कौन बूढ़े बुढ़िया? माँ दादाजी और दादी माँ को बूढ़ा बुढ़िया कहती है। हाय राम, पाप लगेगा माँ। नालायकों, मुझे पाप लगाते हो? अरे मुझे पाप लगे या न लगे, पर इन बुढ़े बुढ़ियों को मेरा शाप जरूर लगेगा। और सुन लो कान खोल के, आज से तुम दोनों मुझे मम्मी और उन्हें डैडी कहोगे। खामोश, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, ये जो सुबह उठकर और रात में सोने से पहले दादी दादा के मम्मी पापा के पाँव छूने और प्रणाम करने की बचकानी आदतें हैं, ये आज से बंद। सिर्फ गुड नाइट और गुड मॉर्निंग याद रखो। शॉर्टकट का ज़माना है, ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, मम्मी की बात नहीं मानोगे, नहीं समझोगे तो रह जाओगे बुद्धू के बुद्धू। और हाँ, आज के बाद से तुम दोनों वही करोगे जो मुझे पसंद है, और तुम दोनों ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं वो करूँगी जो तुम्हें नहीं पसंद, समझे? जाओ जाकर पढ़ाई करो उधर। यस यस मम्मी। गीता गीता यार प्लीज एक गर्मा गर्म चाय पिला दो, फिर मैं भी तुम्हें एक गर्मा गर्म खबर सुना देता हूँ। इस वक्त मुझसे चाय वाय कुछ नहीं बनेगा। किचन में जाओ और खुद बनाकर पी लो। गीता 500 की गड्डी कितने हैं? 5000। 5000? हाँ, तुम तो गर्मा गर्म चाय पिलाने से रही, लेकिन मैंने तुम्हारी मुट्ठी गर्म कर दी ना। जी मैं अभी लाई तुम्हारे लिए चाय। अरे सुनो, अब हाँ। चाय बाद में लाना, पहले इन पैसों को संभाल करके अंदर रख दो। अम्मा बाबा को नहीं पता चलना चाहिए।
अरे तुम उसकी चिंता मत करो। पर बताओ तो ये रकम दिए किसने? अरे कीचड़ में फंसी हुई जिसकी गाड़ी हमारे हाथों से निकलेगी वही देगा, और कौन। सो तो है, मैं तो कहती हूँ रोज ही 2-4 गाड़ियों को ऐसे कीचड़ से निकाल दिया करो। बल्कि आज का ज़माना तो ये है कि गाड़ी कीचड़ में ना फंसी हो तो भी लोग कीचड़ में खुद फंसाकर निकालने की मजदूरी लेते हैं। हाँ तो बताया नहीं तुमने, किसने दिए ये रकम? चौधरी हरनाम सिंह ने दिए। जंगलों का टेंडर भरा था उन्होंने, उनके कागज सबसे ऊपर रख दी। अब बस टेंडर पास हो जाए। पूरे 5 लाख देने का वादा किया है। सच? तो करा दो ना उनका टेंडर पास। अरे कोशिश तो कर रहा हूँ यार। ठीक है, तुम कोशिश करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर। अरे रुको तो, सुनो मेरी बात। कहो। अम्मा बाबा से इसके बारे में जिक्र मत करना। पापा को पता चल गया तो वो आँख बबूला हो जाएंगे यार। उनकी भली हो, वो ना तो खाएंगे और ना किसी को खाने देंगे। अरे वो सब ठीक है यार, लेकिन तुम अपनी जुबान पे ताला रखना। मुझे तो तुमसे बड़ा डर लगता है यार। लो जी, मैं इतनी पागल नहीं हूँ जितना तुमने समझ रखा है। बल्कि तुम जिक्र करने के लिए भी कहो तो भी मैं नहीं करने वाली। अच्छा मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ, और हाँ साथ में गर्मा गर्म पकौड़ियाँ भी लो। ले यार। डैडी डैडी? डैडी ये भी डैडी? अरे क्या हो गया, किसी अंग्रेज के बच्चे से दोस्ती हो गई क्या तुम्हारी? इधर आओ तुम दोनों, इधर आओ, इधर आओ। ये क्या डैडी डैडी लगा रखा है भाई? हाँ? तो मम्मी का लगाया हुआ लगाना। मम्मी डैडी? तो क्या तुम्हारी माँ माँ नहीं, मम्मी मम्मी। अच्छा मम्मी डैडी। मम्मी के जमाना कुछ बदलना है ना डैडी। मम्मी कहती है कि हमें भी बदलना चाहिए। अच्छा तो ये बात है। हाँ यही बात है, पर कैसी अच्छी है बुरी। अरे बुरी क्यों होगी बेटा? तुम्हारी माँ क्या तुमको? फिर वही मम्मी कहो मम्मी। हाँ हाँ, तुम्हारी मम्मी क्या तुमको बुरी बातें बताएंगी बेटा? हाँ? अरे तुम दोनों फिर यहाँ आ गए पढ़ाई लिखाई छोड़कर? हम तो डैडी को डैडी बोलने आए थे। हम तो डैडी बोलने की प्रैक्टिस कर रहे थे। देख रहे हो जी कितने बातूनी हो गए बच्चे अपनी दादा दादी की बातों में आकर। अरे लेकिन ये जो इनकलाबी पाठ ये लोग पढ़ रहे हैं, तुम्हारी बातों का ही असर होगा और क्या। लो अब तुम भी बच्चों के सामने मेरी इंसल्ट करने लगे। तुम दोनों चलो भीतर। यस मम्मी। मैं तो कहती हूँ ये बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। आखिर कब तक तुम मेरी हर बात का मजाक उड़ाते रहोगे? ये वो सब बात बाद में करेंगे। ये लो, इसे अंदर संभाल करके रख दो, अम्मा बाबा को नहीं पता चलना चाहिए। बैग पाइपर बिस्किट। थोड़ा धीरे बोलो यार, एक काम करो खोल के पी भी लो। बच्चों ने सुन लिया यार तो अम्मा बाबा को पता चल जाएगा। जाओ उसको अंदर रख करके आओ। रख दी बढ़िया से? रख तो दी है, पर एक बात बताओ, अभी तक तो तुम बाहर से पी के आते थे, अब घर पर भी लाने लगे। अरे तो मैं क्या खरीद करके लाया हूँ? चौधरी हरनाम सिंह ने पूरे स्टाफ में 2-2 बोतलें बांटी थी। मेरे ब्रीफकेस में 2 बोतल आ नहीं रही थी तो मैंने 1 बोतल खूबचंद को दे दी। लो लूट का माल भी बांटा है। तुम्हारा तो पूरा खानदान ही महादानी कर्द की संतान है। तुम्हारे बाबा आए दिन अनाथ आश्रम में जाकर गरीब बच्चों को कपड़े बांटाते हैं, और अम्मा हर 15वें दिन 5 बच्चों को घर पे बुला लाती है भरपेट भोजन कराने को। आखिर ये घर कब तक चलेगा? तुमने सोचा है कुछ? तुम्हारे बाबा की तो अब कोई आमदनी है नहीं, पेंशन आती है उसे भी उड़ा देते हैं। मैं तो कह रही हूँ मुझसे अब कुछ काम होता नहीं, मैं थक गई हूँ काम करते करते। चिंता क्यों करती हो यार गीता? अब तो सोने की कुर्सी के नीचे से धनगंगा बह निकली है। देखो जी, मैं मुंह खोलूंगी तो तुम्हें भी बुरा लगेगा। एक तरफ तो तुम्हारे पीने पिलाने के शौक बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ तुम्हारे अम्मा बाबा की बातें सुन सुनकर बच्चे आगे बढ़ने के बजाय पीछे ही गिरते जा रहे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और इतने सालों बाद तुम्हारी कुछ आमदनी शुरू हुई है जो कि तुम्हारे अम्मा बाबा की फूटी आंखों नहीं देखी जाएगी, और फिर तुम्हारा ये पीना पिलाना उन्हें भला लगेगा? तुम कहना क्या चाहती हो? कौन है? अरे वो कुछ नहीं, वो
ऊपर कबूतरों ने अंडे दिए, बिल्ली आती रहती है वहाँ पे। हाँ तो क्या कह रही थी तुम? देखो जी, शांति से सुनो मेरी बात। निहाल चंद ने आज आपका पुराना मकान खाली किया है, वो दोनों वही गए हैं। अब तो तुम देख ही रहे हो कि 6 आदमियों के लिए मकान छोटा पड़ रहा है। अब वैसे भी वो मकान बाबा किसी को देना नहीं चाहते, तो क्यों ना दोनों वहीं चले जाएं। तुम अम्मा बाबा को अलग करना चाहती हो? अरे अलग मकान में रहने से कोई अलग हो जाता है क्या? वही तो है वो मकान 20-30 कदम आगे। और एक बात मैं कह दे, अब चाहे तुम्हें भला लगे या बुरा, अब मैं और ज़्यादा उनका दकियानूसीपन अपने बच्चों के सर पर नहीं डालने दूंगी। मुझे अपने बच्चों को अपने तरीके से पालने का हक है, और फिर मैंने इन बच्चों को राजा रानी और भेड़ बकरी की कहानियाँ सुनने के लिए नहीं पैदा की। बच्चों को बहलाने के लिए सुनाई जाती हैं ऐसी कहानियाँ। अरे बड़े हो जाएंगे तो अपने आप जी नहीं, बच्चों के बड़े होने तक मैं जहर का घूंट पीने के लिए तैयार नहीं हूँ। और फिर बात बच्चों की ही नहीं है, कुछ अपने बारे में भी कुछ सोचो। ये पीना पिलाना और ये पैसे आखिर कब तक और कैसे छिपाओगे अगर ये लोग यहाँ रहे तो? और अब तो फिर घर पे बड़े लोगों को पार्टी भी देनी पड़ेगी, और उनके होते हुए यहाँ सब कैसे हो सकता है? कभी कुछ सोचा है तुमने? लेकिन यार ये बात तो तुमने बड़ी पते की और दूर की सोची है। तुम समझते तो हो, मगर देर से। लेकिन अम्मा बाबा को अलग जाकर के रहने के लिए कहने की हिम्मत मुझ में तो नहीं है। हिम्मत करने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी केदार। हम दोनों ने खुद वहां जाकर रहने का फैसला कर लिया है। तो बाबा अम्मा आप कब आए? बाहर आधे पर कबूतरे ने अंडे दिए ना, तो बिल्ली ऊपर आकर उन्हें परेशान न करे, इसलिए बल्ली हटा रहा था हमारे पास पड़ी हुई। बस हम लोग अभी भी आए हैं। दादी माँ कहाँ जा रही हो? हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अम्मा बाबा अभी जाना जरूरी है क्या? जरूरी तो ये भी नहीं है कि हम लोग यहाँ से जाएं, लेकिन वो मकान खाली पड़ा रहे ये मुझे अच्छा नहीं लगता। पिताजी, जाना ही है तो कल चले जाइएगा। अरे लगता है तुम कबीर बानी भूल गई हो। काल करे सो आज कर। जब जाना ही है तो आज क्या और कल क्या। अच्छा बच्चों, हम आते रहेंगे। तुम लोग खूब पढ़ाई करना, खूब मन लगा कर पढ़ना है, खूब मन लगा कर पढ़ना तुम लोग। बंटी, बेटा चलो अंदर। मंगल भवन मंगलहारी। आप बैठिए, मैं अभी साहब को भेजता हूँ जी। गुड मॉर्निंग अंसारी। गुड मॉर्निंग। कहिए जनाब, सुबह सुबह कैसे याद किया? अरे भक्त लोग सुबह सुबह क्यों भगवान को याद करते हैं भाई? अपना दुखड़ा सुनाने के लिए ना। अच्छा, बस मैंने इसीलिए तुम्हें याद किया है ताकि दुख दूर कर सके। वैसे शराफत और गरज का तकाजा तो ये है कि मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था। गीता भी यही कह रही थी कि आपको उसके पास जाना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं किसी सरकारी डील करने तो जा नहीं रहा हूँ। आखिर प्रोफेसर अंसारी मेरे लड़कपन के लंगोटिया यार हैं, उनसे फॉर्मेलिटी कैसी? तो फिर ये सब बातें क्यों कर रहे हैं?
अरे मैंने क्या कोई आपसे सफाई मांगी है मियाँ? अरे ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। रामधन, आया साहब। और सुनाओ, क्या खबर? अब खबरें हमारे पास कहाँ मियाँ, हमारे पास तो ये किताबें हैं। खबरें तो आप जैसे सरकारी आला सरकारी अफसरान के पास होती हैं। अब आप ही कुछ सुनाइए। जी साहब। रामधन, ड्राइवर से कहना कि गाड़ी निकाले और माली से कहना कि अगर नए गमलों में गुलाब के फूल आ गए हैं तो कुछ फूल गाड़ी में रखवा दें और हम दोनों के लिए चाय ले आओ। अरे आप अपने लिए मंगवाओ यार, मैं पी कर रहा हूँ। ओह कम ऑन यार अंसारी, पी तो मैंने भी ली है, साथ बतियाते हुए थोड़ी चुस्की मार लेंगे। जी सर। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि यार मेरी खबर कुछ अच्छी नहीं है। बंटी की बहुत शिकायतें आ रही हैं। स्कूल में तो उसने हमारा गर्दी चालू ही कर दी थी, लेकिन अब कॉलेज के 3 साल में उसने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। तुम्हें तो पता ही होगा सर। बहुत शोहरत हासिल की है उसने। क्लास में तो कभी आता ही नहीं, हर वक्त कॉलेज या कॉलेज कैंटीन में सिगरेट फूका करता है। लड़कियों को छेड़ना तो वो अपना लाजमी फर्ज समझता है मियां। इस मसले को लेके 2-3 मरतबे कॉलेज में जमकर दंगा फसाद हुआ है। खूब सोडा वाटर की बोतलें चली। वो तो भला हो पंडित जसराज का, हर बार बीच में पड़ के उन्होंने किसी तरह से मामला रफा दफा किया। यार मेरे लिए तो बहुत शर्म की बात है, समझ में नहीं आता क्या करूं मैं। औलाद की आवारगी अगर वालिद की समझ के बाहर है मियाँ, तो किसी और के समझ में आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है भाई, इस मामले में मेरी कुछ मदद करो। मेरा तो तुम जानते ही हो, मुझे दम मारने की फुर्सत नहीं मिलती। एक तो सरकारी नौकरी ऐसी कि दिन तो दिन रात को भी भागना पड़ता है, और इधर कुछ टाइम से मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी शुरू कर दिया। सच तो ये है कि हफ्ते गुजर जाते हैं, मेरी उसकी मुलाकात तक नहीं होती। और दौलत की दौड़ के लिए ऐसी भी क्या मजबूरी है मियाँ, ये औलाद का सुखी हाथ से चलता है। अरे तो मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। पैसा भी तो आज बहुत जरूरी है ना यार। कहते हैं ना कि जिसके पास ना हो पैसा भला वो आदमी कैसा। अरे पैसा ना हो तो दूसरे दुखड़े जान को लग जाते हैं। पर भाई मेरे, नमक और शक्कर के बीच में और भी तो जायके हैं। अब ये क्या, बैर करेंगे तो शक्कर से और खाएंगे तो सिर्फ शक्कर ही शक्कर। भाई ये तो कोई बात नहीं हुई। ए अंसारी यार, मैंने तुम्हें अपनी मुश्किल आसान करने के लिए यहाँ बुलाया है। कुछ ऐसी बात करो कि मुझे भी समझ में आए। देखो केदारनाथ, बात बहुत सीधी और सपाट सी है। तुम्हारे पास वक्त नहीं है अपनी औलाद पर ध्यान देने का, और तुम्हारा बेटा बंटी बेलगाम घोड़े की तरह जिस तरफ रास्ता मिल रहा है भागा जा रहा है। तो मुझे एक बात बताओ भाई, इतनी भाग दौड़ करके तुम लाखों करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा भी कर लोगे, जब इस दौलत के बदले में एक नेक औलाद का सुख खरीद सकोगे? भाई मेरे, पास में बेतहाशा दौलत हो लेकिन औलाद अगर फर्जमंद ना हो तो सीने पे दाग पड़ ही जाता है। अच्छी खासी खुशगवार जिंदगी जहन्नुम हो जाती है। और दूसरी तरफ वो इंसान जिसके पास दौलत नहीं है लेकिन जिसकी औलाद नेक और फर्जमंद है, ऐसे इंसान को दौलत ना होने का मलाल कभी भी नहीं खटकता, क्योंकि उसके लिए उसकी औलाद ही सबसे बड़ी दौलत है। मियां, मैंने बड़े बड़े रसूखदारों और पैसे वालों को देखा है, औलाद के मामले में निहायत ही गरीब, लेकिन मैंने नेक औलाद वाला एक भी गरीब बाप आज तक नहीं देखा है। यार तुम्हारी बातें वाकई बहुत दमदार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नौकरी और बिजनेस में मुझे कुछ छोड़ना ही होगा। हाँ दोस्त, अगर नेक औलाद चाहिए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। और करोगे भी क्या ऐसी दौलत का जो तुम्हें तुम्हारे इकलौते बेटे से बहुत दूर ले जा रही है। एक लंबी चौड़ी खाई पैदा हो गई है तुम दोनों के बीच में। दोनों ही एक दूसरे से इतने दूर हो कि तुम उसे आवाज दो ना तो तुम्हारी आवाज सुन ना पाएगा,
और तुम उसे देखना चाहो तो देख ना पाओगे। अरे मानता हूँ अंसारी, तुम्हारी सारी बातें मानता हूँ, पर अब तुम मुझे बताओ कि आखिर मैं करूँ क्या? अरे बैठो मिलकर दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चे के पास, उससे बातें करो, उसे प्यार दो। देखो भाई, औलाद चाहे छोटी हो और चाहे बड़ी, प्यार की भूखी होती है, और ये प्यार उसे मिलना चाहिए माँ बाप से। और जब नहीं मिलता तो बाहर की दुनिया से प्यार के नाम पे जो भी कूड़ा करकट है ना, वो बच्चे अपनी झोली में उसे समेटने लगते हैं। तुम्हें पता है केदारनाथ, आजकल कोई भी लड़का या लड़की जवान बाद में होते हैं, पर इधर उधर ताक झाक करना पहले शुरू कर देते हैं। हर किसी को एक प्रेमी या प्रेमिका की जरूरत है। क्यों क्यों है ऐसा? क्योंकि उन्हें प्यार चाहिए, वहां से मिला नहीं जहां से मिलना चाहिए। इसीलिए अपनी जरूरतों को वो बाहर की दुनिया से पूरा करने लगते हैं। हमारी बातें बहुत गहरी और सोचने वाली हैं। अरे झांक कर देखो आजकल के बच्चों की जिंदगी में मियां, तुम्हें क्या क्या सच्चाइयां नजर आएंगी। हकीकत यह है कि बच्चों का मन भीतर से बहुत खाली होता है, एक वैक्यूम होता है उसके अंदर। अगर समय रहते माँ बाप सच्चे प्यार, सद्विचार और अच्छे संस्कारों से उस खालीपन को भरने से चूक जाते हैं ना, तो ये बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। ये इनसिक्योर फीलिंग उनके अंदर एक हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को पैदा करती है, और फिर ये हीन भावना के मारे बच्चे निकल पड़ते हैं अपनी राह पर। जो भी प्यार के नाम पे बाहर की दुनिया में अनाप शनाप होता है ना, सब कुछ भर लेते हैं अपनी जेबों में। यहीं से शुरुआत होती है उस पड़ाव की जहां से औलाद बिगड़ने लगती है। साफगोई की गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा मियां, लेकिन माँ बाप की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही की वजह से ही औलाद बिगड़ती है। यार अंसारी, लेकिन समझ में नहीं आता कि कहाँ रह जाती है लापरवाही और गैर जिम्मेदारी। अरे हम तो अच्छे से अच्छा कपड़ा, अच्छे से अच्छा खाना देते हैं, महंगी तालीम दिलाते हैं, हर शौक पूरा करते हैं, फिर कहाँ रह जाती है लापरवाही? भाई मेरे, ये काम तो तुमने एक फाइनेंसर के गिनाए हैं माँ बाप के लिए, और सच भी है आज के माँ बाप पालनहार कम, फाइनेंसर ज्यादा है। मैं कहता हूं ना तो ऊंची तालीम, ना तो अच्छा खाना, ना तो अच्छे कपड़े, हटा दो सब कुछ, मगर उन्हें प्यार और संस्कार तो दो। ऐसी चीज दो उन्हें जिससे उनका एक वजूद कायम हो सके, वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। ना करो सारी जरूरतें पूरी, सिर्फ बुनियादी जरूरतें ही पूरी करो। मैं शायद तुम मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि औलाद की बेबूदी और बर्बादी में वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ होता है। नहीं नहीं यार, तुम ठीक कहते हो यार। गीता की लापरवाही ने बिगाड़ करके रख दिया है बंटी को। लो, अब भाभी जान के सर पर ठीकरा मत फोड़ो, तुम भी बराबर के ही जिम्मेदार हो इन हालात के लिए। पर भाभी जान है कहाँ? वो दिखाई नहीं पड़ रही। अरे महिला मंडल की मीटिंग में गई हैं। स्कूल से इस्तीफा तो सालों पहले दे दिया था, तब से बस सोशल वर्क में लगी हुई हैं। इतनी बिजी हैं कि कभी कभार मैं तो घर पे मिल भी जाता हूँ, लेकिन वो तो कभी घर पे भी नहीं मिलती। खैर छोड़ो, चाय पीते हैं। ठंडी हो गई है, दूसरी मंगा देता हूँ। ना ना ना, 10 बज गए हैं, मुझे कॉलेज पहुंचो। अरे तो मैं अपनी कार में छोड़ दूंगा। अब तुम कहाँ छोड़ोगे मियाँ मुझे? मेरा रास्ता अलग और तुम्हारा रास्ता अलग है। अच्छा, फिर किसी रोज इत्मीनान से इस मुद्दे पे बात करेंगे। उम्मीद है कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे रामधन, मेम साहब कुछ बता के गई थी, कब आएंगी?
जी साहब, मैम साहब ने कहा था कि 10 बजे तक आ जाऊंगी। अरे तो 10 तो बज चुके हैं यार। अरे तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? अरे कमाल करती हो यार, कैसे जाता? चाबी तो तुम ले गई थी। तो चाबियों में कहाँ तुम्हारी जान अटकी पड़ी है? बेकार की बात करती हो गीता। अलमारी से पैसे निकालने हैं यार, रात को बताया नहीं था कि फ्रांसिस को 50,000 रुपये कैश देना है। अरे जान पे खेल के उसने हमारा काम कराया था। खून पसीने की कमाई यूं ही लुटा दोगे क्या? 25,000 में पटाओ उसे। बाप रे, आज तो महिला मंडल की मीटिंग में जूते ही चल पड़े। महिलाओं का मंडल है ना, जूता चप्पल कुछ तो चलेगा ही। यार तुम्हें तो मजाक सूझ रहा है, यहाँ मेरा सर फटा जा रहा है। क्या हुआ? सुबह 7 बजे की निकली हूँ घर से। सबसे पहले तो पड़ोस के उस खन्ना साहब के नौकर ने मूड खराब कर दिया। कुत्ते की जंजीर पकड़ के बीच रास्ते में खड़ा है। मैं हॉर्न पे हॉर्न बजा रही हूँ मगर वो हटने का नाम ही नहीं लेगा। मैंने भी कार से उतर के 2-4 जड़ दिए उस पाजे के ऊपर। खन्ना साहब ने देखा तो आपे से बाहर होकर बाहर है। उन्हें भी वैसे सुनाई हूँ खरी खोटी ना, जो याद करेगी जिंदगी भर। और मीटिंग पहुंची तो वहाँ हमारी ट्रेजरर मिस रेखा गांगुली हिसाब देने को तैयार ही नहीं। महिला फंड का हजारों का घोटाला कर रखा था उसने। और जब मीटिंग खत्म हुई तो मिसेस वर्मा से झगड़ा हो गया। यार तुम्हारी महिला मंडल की महिलाएं झगड़ालू और घोटालू ही हैं क्या? नहीं, मिसेस वर्मा ने ऐसा कोई घोटाला नहीं किया। उन्होंने तो मेरा नाम ही लिस्ट में लास्ट कर दिया। पर मैं भी अड़ी रही, उसकी नाक पकड़ के अपना नाम दूसरे नंबर पर रखवाया। लिस्ट? नाम? क्या चुनाव लड़ने जा रही हो क्या? उसके लिए भी इरादा पक्का है और ये भी पक्का है कि मैं जीतूंगी जरूर। पर ये लिस्ट स्पीकर्स की थी। वो क्या है कि आज शाम को महिला मंडल ने गांधी मेमोरियल हॉल में राष्ट्रीय एकता पर गोष्ठी रखी है। कुल 10 महिलाएं बोलने वाली हैं और मिसेस वर्मा ने तो मेरा नंबर 10वां रखा है। यानी 10 नंबर ही। अब सुनो भी यार, तुम क्या बीच बीच में बोलते रहते हो। हाँ, तो मैं भिड़ गई मिसेस वर्मा से, झक मार कर मेरा नंबर दूसरा लगाया। तो तुम आज राष्ट्रीय एकता पर भाषण दोगी? हाँ, क्यों, मैं क्या भाषण नहीं दे सकती राष्ट्रीय एकता पर? अरे नहीं, बिल्कुल दे सकती हो, क्यों नहीं दे सकती। तुम तो अंतरराष्ट्रीय एकता पर भी भाषण दे सकती हो यार। सुबह से अब तक जितने भी तुम्हारे अनुभव रहे हैं ना, इस भाषण में बहुत काम आएंगे। पर ध्यान रहे कि किसी पत्रकार को ना पता चल जाए। अच्छा यार, चाबी दो, मेरे को निकलना है। अरे ठीक है, चले जाना। आगे सुनो, जब मीटिंग खत्म हुई तो मिसेस गुप्ता जिद करने लगी अपने घर चलकर चाय पीने को। अब मैं भी भोले भाव से वहाँ चली गई। वहाँ ले जाकर वो बंटी और रीटा के रिश्ते की बात ले बैठी। पानीपत की कोई मंगत राम है, करोड़पति पार्टी है, बंटी के लिए 25 लाख तक दहेज देने को तैयार है। तो तुमने क्या बात पक्की कर ली? अजी बात कहाँ से होती पक्की। कहने लगे कि साल भर बाद शादी करेंगे, बदले में मामा का बेटा भी देंगे रीटा को, मगर दहेज में 30 लाख लेंगे, यानी 5 लाख का घाटा। ये तो सच में घाटे का सौदा है। फिर क्या, मैं भी कहाँ चुप रहने वाली थी। सुना आई खरी खोटी में ऊपर कि अगर तुम्हारा बेटा 25 लाख का है तो मेरा भी बेटा 50 लाख का है। अच्छा गीता, यार ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हम दहेज ले भी ना और दहेज दे भी ना और सीधे साधे ढंग से शादी कर डालें? रामधन, आया मैम साहब। 1 गिलास ठंडा पानी दे जाना भाई। अभी लाया। सुनो, तुम थोड़ा ठंडा पानी पियो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। और हाँ, ये कुर्सी का सोफा कहाँ निकाले थे? ये लो चाबी, और अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। क्या है ना कि आज शाम की तैयारी करूँ। अच्छा सुनो, तुम मुझे कुछ बातें बता सकते हो क्या राष्ट्रीय एकता पर? अरे यार, पहली बात तो ये कि मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और दूसरा मेरे पास टाइम भी नहीं है। अच्छा ठीक है, पर हमारी नई इमारत का क्या हुआ? पता है, आज मैंने मीटिंग में सभी को बताया कि हमने अपने नए बंगले का नाम नई इमारत रखा है। नाम सुन के ही सभी वाह वाह करने लगे और मिसेज कपाड़िया तो पार्टी ही मांग बैठी। तो हाँ तो कब पूरी होगी हमारी नई इमारत? अरे नई इमारत में अभी महीना भर लग जाएगा। टाइल्स और मार्बल आ ही गए हैं, दरवाजे और खिड़की लग रहे हैं, और पानी की टंकी की फिटिंग का काम भी चल ही रहा है। मतलब ये कि करीब करीब हमारी इमारत मुकम्मल है।
ठीक है, लगने दो 1-2 महीने और। रात पानी अबे जा जा, बड़ा आया मुझे हाथ लगाने वाला। You bloody bastard! I will kill you! ये बात नहीं। किससे बातें कर रहा है? ये क्या है? ये क्या हालत बना रखी है? किसी से लड़ गया है क्या? डैड ऐसा कुछ नहीं। कहाँ से आ रहा है तू? कहाँ से आ रहा है? कॉलेज में क्या? डैड, please leave me alone. देखो मैं शाम को बताता हूँ। क्या मुसीबत है यार, बाहर वालों से छुटकारा मिलता नहीं है कि घर वाले भी आ जाते हैं दिमाग चाटने। छोटे बाबू, आप सुबह खाली पेट चले गए थे, आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आऊं? ओ यू शट अप, चलो जाओ यहाँ से। छोटे बाबू, मैंने तो केवल आपके नाश्ते के लिए पूछ रहा हूँ आपके, और आप मुझ में बिगड़ रहे हैं। आई से शट अप, चलो जाओ यहाँ से। क्या हुआ बंटी? क्या बात है रामधन? कुछ नहीं मैम साहब, सुबह साहब खाली पेट चले गए थे, तो मैंने उनसे केवल नाश्ते के लिए पूछा और मुझ पर बिगड़ रहे हैं। माँ, इसे कह दो कि यहाँ से चला जाए। आई एम मेंटली डिस्टर्ब नाउ। How you dare to come here? अबे छोड़ मुझे। पर हुआ क्या है नरेश? अरे पूछिए आंटी अपने इस लाडले से। अरे हम तो आपकी इज्जत करते हैं, आप तो आंटी कहते हैं, मगर ये हमारी बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालता है। और आज तो इसने कॉलेज में आती मेरी बहन शीला का ही हाथ पकड़ लिया। जब मैंने पूछा तो उससे जा बेचा बकने लगा। अरे वो तो लोग आ गए, वरना मैं इसका खोपड़ा तोड़ देता। अरे झूठ बोलता है मम्मी, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा अभी। जरा घर से बाहर तो निकल, फिर देखता हूँ कौन किसका खोपड़ा तोड़ता है। देखो बेटा नरेश, शीला जैसे तुम्हारी बहन है, ऐसे मेरी बेटी है। पर अब दुनिया को तमाशा दिखाने का कोई फायदा नहीं। चीखने, चिल्लाने और मारपीट करने से तो तेरी बहन और ही बदनाम होगी। मैं इससे बात करती हूँ शांति के साथ। अगर इसने ऐसी हरकत की है तो इसे शीला से माफी मांगनी पड़ेगी। आप कहती है तो जब मैं जाता हूँ, मगर इसे शीला के पाँव पकड़कर माफी मांगनी होगी। अबे बे, तूने आज तक जितनी लड़कियों को छेड़ा है, उनके पाँव पकड़कर माफी मांगी है कभी? बस करो छोटे बाबू। मैंने कहा ना नरेश, तुम इसकी बातों पर मत जाओ। मैं इससे बात करके खुद तुम्हारे घर पर आऊंगी। तुम थोड़ा सब्र से काम लो, मामला थोड़ा नाजुक है। जाता हूँ, मगर समझा लीजिएगा इसे, न किस दिन अपने हाथ पे तोड़वाएगा। अबे जा जा, बड़ा आया मेरे हाथ पाँव तोड़ने वाला। साले मेरे हाथ पाँव तोड़ने वाला मुझे पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में। चूतिया, समझता है क्या अपने आप को? पागल कहीं। रामधन, तुम अंदर जाओ। जी मैम साहब। पागल नहीं मिला। चूतिया चला। बनी क्या समझता है? गड़बड़ करना बंद कर और बता क्या है ये सब? कहा क्या है? तू अब इतना आवारा हो गया है कि लोग बाहें चढ़ाकर घर पर भी आने लगे। उसने कह दिया और तुमने मान भी लिया। तेरी बात से ही सब पता चलता है। उसने लड़की छेड़कर माफी नहीं मांगी, तो अब तू भी नहीं मांगेगा। अरे पर छेड़ा किसने है मम्मी? अलबत्ता लड़कियां ही मुझे छेड़ा करती हैं। चुप कर बेशर्म। खूब नाम रोशन कर रहा है अपने माँ बाप का। अरे पर मैंने किया ही क्या है? तो नरेश को क्या पागल कुत्ते ने काटा था, जो चीखता चिल्लाता आंखें दिखाता यहाँ तक आ गया? अपने बहन बेटी के बारे में कोई ऐसे उठकर चला आता है क्या? अरे मैंने तो समझा था कि तू अपने दादा दादी के लाड प्यार से बिगड़ रहा है, पर उन्हें दूसरे घर गए तो 10 साल बीत गए। तो फिर बता कौन बिगाड़ रहा है तुझे? देखो मम्मी, पहली बात तो यह है कि तुम दादा दादी का नाम इज्जत से लिया करो, और दूसरी बात कि मैंने किसी को नहीं छेड़ा है। नालायक, तो फिर बात यहाँ तक आई कैसे? बिना राय के तो पहाड़ बनता नहीं। वो सब मैं कुछ नहीं जानता, मैंने एक बार बोल दिया, बस बात खत्म। नालायक कहीं का। मम्मी 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 मम्मी। अरे ये क्या हुआ तुझे? क्या हुआ दीदी? ये क्या हाल बना रखा है? अरे तेरे कपड़े कैसे पहने? क्या हुआ? बोलेगी भी कुछ? मम्मी मम्मी मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी, इतने में एक लड़का सीटी बजाता हुआ मेरे पास आया और गंदे गंदे इशारे करने लगा। मैं डर गई। इतने में क्या वो लड़का आया और मुझे अपने साथ चलने कहने लगा। तब तक एक तीसरा लड़का भी आ गया। और लोग नहीं थे वहाँ पे? कोई और नहीं था क्या?
कमीनों ने छेड़ा है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। खून पी जाऊंगा उन हरामजादों का, जिंदा गाड़ूंगा जमीन में एक एक को। दीदी बता मुझे, तू पहचानती तो होगी ना उनमें से किसी को? ठीक है, पर मैं पता भी लगा लूंगा, फिर उन्हें भी पता चलेगा कि बंटी की बहन से छेड़छाड़ करने का क्या नतीजा होता है। अरे भाई क्या हो रहा है ये सब? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? दूध वाले भिक्कू ने बताया तो भागा भागा चला रहा हूँ। बुढ़ापे में क्या यही सब देखने को रह गया था? क्यों ना बंटी, क्या किया तूने? हे भगवान, तुम रीटा को अंदर ले जाओ, इसे कपड़े वपड़े बदली करो, चाहे कुछ पिलाओ उसे। जाओ भीतर। आप बैठ जाइए ना दादाजी। उम्र के काले को नापने के बाद बैठी हुई जिंदगी का नाम ही बुढ़ापा है बेटे। मगर दुख तो तब होता है जब जवानों की जवानी भी बेवक्त बैठने लगती है। मैं कुछ समझा नहीं दादाजी। तुम्हारी जगह कोई समझदार होता तो जरूर समझदार था। चलो आज पहले तुमसे ही बात कर लेते हैं। आज से 10 साल पहले जब तुम 10 साल के थे, मैं भी इसी घर में था, तब तुम मेरी हर बात मानते थे, याद है ना? हाँ याद है, और ये भी याद है कि मैं जब जब कहानी सुनाने की जिद करता था, आप मुझे तब तक कहानी सुनाते थे। आपको भी याद है ना? तुम्हें ये भी याद होगा कि तुमने अपने दादाजी से कभी झूठ नहीं बोला था। हाँ याद है। लेकिन तब तुम बच्चे थे, अब आज जवान हो। जवानी का लड़पन बचपन की मासूमियत को खा जाता है, इसलिए आज तो तुम झूठ बोलोगे ही। नहीं दादाजी नहीं, मेरा बचपन मेरी जवानी से दूर जरूर हुआ है, लेकिन ये आपसे कभी दूर नहीं हुआ। आपकी सिखाई हुई हर सीख, आपकी बताई हुई हर कहानियाँ आज भी मेरे रोम रोम में बसी हुई हैं दादाजी। अच्छा ये बात है। फिर मुझे एक बात बता। क्या? तूने आज लड़की को छेड़ा है? हाँ छेड़ा है। आज से पहले भी किसी लड़के को छेड़ा था तूने? आप मुझे इतना बेशरम क्यों बना रहे दादाजी? मेरे मरने के बाद बड़ा बदमाश बनने से ज्यादा बेहतर है तू मेरे सामने बेशर्म बन जा। बोल, छेड़ा था किसी लड़के को पहले? हाँ छेड़ा है, बहुत सी लड़कियों को बहुत बार छेड़ा है। ये जानते हुए भी कि तेरे अपने भी एक बहन है। दूसरों की बहन को छेड़ने का साफ मतलब है उन्हें न्योता देना अपनी बहन को छेड़ने के लिए। क्या गुजरी तुम पर जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी बहन को गुंडों ने छेड़ा है? मेरे तो तन बदन में आग लग गई दादाजी। मन में तो आ रहा था कि खून पिए जाओ हरामजादों का, जिंदा गाड़ दो जमीन में। तो वो भी तुझे कच्चा चबा जाना चाहता होगा कि बहन तूने छेड़ी है, वो भी तेरे खून का प्यासा होगा। अरे जो सलूक तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं वो तुम दूसरों के साथ कैसे कर सकते हो? हाँ नहीं कर सकते हैं दादाजी। तुम समझते हो तुम्हारी बहन की इज्जत सोने की है और दूसरे की बहन की इज्जत मिट्टी है। दादाजी इज्जत तो सबकी बराबर ही होती है। तो जब तेरी बहन को कोई छेड़ता है तो तुम्हारा खून गर्म हो जाता है, तो दूसरों के शरीर में खून की जगह पानी है क्या? मैं जाता हूं, लेकिन भूलना मत कि जो दूसरों की बहन बेटी को छेड़ते हैं उनकी बहन बेटी भी कभी छोड़ी नहीं जाती।
क्या बात है, अभी तक सोए नहीं? आधी रात हो गई, तुमको नींद नहीं आ रहा है क्या? अरे मैं सोच रहा हूँ कोई रह तो नहीं गया। बाद में लोगों को शिकायत रहती है कि हमें बुलाया ही नहीं, भूल ही गए। कोई नहीं रहा, जो बचे थे उन सभी के कार्ड तैयार हैं, लो खुद ही देख लो। गीता, मैं सतीश कुमार चावला का तो कार्ड है ही नहीं। उन्हें भी बुलाना था क्या? अरे कमाल करती हो यार, हमारी नई इमारत का गृह प्रवेश है और हम कॉर्पोरेटर को नहीं बुलाएंगे तो पानी बंद नहीं करा देगा हमारा। अच्छा ठीक है, उन्हें भी बुला लेंगे। अरे सिर्फ उन्हें ही नहीं, बहुत से लोगों को बुलाना है। तुम डिप्टी कमिश्नर मिस्टर परेरा को भी भूल गई। अरे हम जैसे लोगों को पुलिस का साथ बना करके रखना होता है भाई, जैसे 12 मासी बीमार को डॉक्टर का साथ बना करके रखना होता है। कस्टम ऑफिसर मिस्टर भंडारी का कार्ड भी नहीं है इसमें। बबलू को भी भूल गई यार तुम। अरे यार, गृह प्रवेश के शुभ मौके पर तुम उस छोटे हुए गुंडे बबलू को भी बुलाओगे, वो भी इतने शरीफ लोगों के बीच में? इसीलिए कहता हूं कि तुम दुनियादारी और व्यवहार बिल्कुल नहीं समझती, वो तुम्हें गुंडा दिखाई देता है। अरे कितने काम का आदमी है तुम्हें नहीं पता। बड़े बड़े सेठ साहूकार ना उससे हाथ मिलाने के लिए बेताब रहते हैं। होने वाले प्रोग्रामों में ना महीने में 4-5 बार वो चीफ गेस्ट होता है। अरे लोग इज्जत करते हैं यार उसकी। आने वाले समय में अगर तुम और मैं चुनाव के लिए लड़े ना तो उसके बलबूते पे ही जीतेंगे। क्या बात? तो कार्ड जरूर भेजना। और हाँ, अम्मा बाबा के पास गई थी तुम, क्या बताया उन्होंने, कल कब आ रहे? कल की तैयारी और भाग दौड़ से मुझे फुर्सत ही कहाँ मिली जो मैं जाती। मेरे भी तो कुछ पहचान के लोग हैं जो कल आएंगे, उन्हीं को कार्ड देने में लगी रही। पर हाँ, मैंने रामधन को वहाँ भेज दिया था। अम्मा बाबा ने आने से इनकार कर दिया है। क्या? कहा है कि नहीं आ सकेंगे। यार अम्मा बाबा नहीं आएंगे? अब तो तुम ऐसे चौंक पड़े जैसे उड़ती हुई चिड़िया के मुंह में हाथी देख लिया हो। जब कहला भेज दिया है नहीं आएंगे तो नहीं आ सकेंगे। अरे इसमें इतना हैरान और परेशान होने की क्या बात है? जहाँ पे इतने हाई सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग अप टू डेट लोग आएंगे, वहाँ अम्मा बाबा अपना झूलता हुआ बूढ़ा शरीर लेकर आएंगे तो क्या अच्छा लगेगा? तुम तो मुझे बड़ा कहते रहते हो कि तुम दुनियादारी व्यवहार नहीं समझती, पर तुम ये सब समझते हो क्या? अरे तुम्हारे साथ रोज सिर मारना पड़ता है कि वक्त और ज़माना बदल रहा है, तुम भी बदलो। आखिर पुरानी बातों को भारी भरकम बोझ लेके इंसान कितने दूर तक जा सकता है? और वैसे भी अम्मा बाबा के आने लाने से रौनक तो कुछ घट नहीं जाएगी। खैर चलो उठो, कल की दूसरी भी तैयारी करनी है। सोचा था बंटी और रीटा भी मेरे इस काम में कुछ हाथ बटाएंगे और दोनों का कुछ पता ही नहीं है। यार 10 बज चुके हैं, कहाँ हैं ये लोग? यहाँ है ये लोग में अर्ली रीटा, योर लविंग डॉटर रीटा। क्या हुआ है तुझे? मम्मी, मम्मी मेरे हाथ में अभी मेरे हाथ में चींटियां लग रही मम्मी। व्हाट मम्मी, ऐसे क्या देख रही हो? मेरा सिर उड़ रहा है मम्मी। मेरे गले पे सांप लौट रहा है मम्मी। पर मैं ये सब क्या हो रहा है जी? हमारा नाम रोशन हो रहा है और क्या? बेटा तो हमारा हो ही गया, अब बेटी भी ड्रग्स लेकर के आने लगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब स्कूल में पढ़ाती थी तब तो तुम्हें समय नहीं मिलता था बच्चों पे ध्यान देने का, और अब जब छुट्टी लेकर के बैठ गई हो तब भी तुम्हें टाइम नहीं मिलता। बस लग गई हो समाज सुधार में। समाज सुधार तो क्या खा किया तुमने? अपने बच्चों को नहीं सुधार सकी। देखो जी, मुझ पे चिल्लाने और आग दिखाने का कोई फायदा नहीं। अरे तुम कहो, तुमने कौन सा तीर मार दिया? खुद क्यों नहीं सुधार सके अपनी इस औलाद को? अरे सो तो मुझे सुधारना ही है, पर तुम कुछ मत करना। हेलो जी, कपूर साहब जी। क्या? ओ माय गॉड, आर यू श्योर?
कल सुबह 7 बजे। लेकिन कपूर साहब, ये कस्टम वाले तो नई इमारत का हिसाब भी मांगेंगे। जी 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 कपूर साहब, आप अपने ड्राइवर को बिल्कुल भेज दीजिए। मैं अभी के अभी सब कुछ रफा दफा कर देता हूं यहां से। जी जी कपूर साहब, ओके। अरे अभी इसे छोड़ो, कल सुबह जो बड़ी आफत पड़ने वाली है उससे निपटने का रास्ता करो। एक काम करो, जितने भी चेक बुक, नकदी, कैश, जेवर सब कुछ है ना, सब कुछ एक थैले में डाल के ले आओ। अरे यार, कल सुबह हमारे घर पे रेड पड़ने वाली है। कपूर साहब का फोन आया था, कल सुबह 7 बजे कस्टम वाले आ जाएंगे। जाओ, खड़ी क्या हो, जाओ यार। हे भगवान, ये क्या नई मुसीबत आ अरे रामधन! आया साहब। रामधन, एक जल्दी से ना एक थैला ले आओ। जी थैला? हाँ, जिसमें तुम सब्जी भाजी लाते हो, थैला ले आओ जल्दी से। लेकिन साहब इस वक्त रात में सब्जियां कहाँ मिलेंगी? अरे मेरे को सब्जी भाजी नहीं चाहिए, तुम खाली थैला लेकर के आओ, जाओ जल्दी से। जी अभी लाया। पता नहीं सारी मुसीबतें अभी आनी थी क्या? मंगल और शनि दोनों अपना घर बदल रहे हैं। और आप नालायक, बीबी अपनी मर्जी की, ऊपर से कस्टम वालों की रेड। हे भगवान, मैं क्या करूं? ये थैला लाने के लिए भेजा था, कहां मर गया रामदान? किसी ने अंदर पकड़ लिया क्या तुझे? जी साहब। नहीं साहब नहीं, ये लीजिए थैला। हाँ, लेकर के आ जल्दी से। गीता गीता, ये लो, नकदी, जेवर, चेकबुक, सब कुछ। रामधन, तुम हरी साग सब्जियां है ना, कुछ पालक वगैरह जी घर में है। हाँ, उसको ले आओ जल्दी से। नौकर के सामने तिजोरी मत खोलो। वो तो ठीक है, मगर हरी साग सब्जियां ये इसमें, और एक तो झोला भी बेसगला है, और ऊपर से ये सब तुम्हारे ब्रीफकेस में। अरे यार, कभी तो वक्त की नजाकत को समझा करो। अभी मैं ब्रीफकेस में ये सब सामान लेके जाऊंगा तो लोगों को शक नहीं हो जाएगा। ये झोले में लेकर के जाऊंगा तो किसी के दिमाग में ये बात नहीं आएगी। सोच समझ के कभी बोला करो कुछ। सो तो ठीक है, मगर रीटा को भी देखो क्या हुआ उसे। अरे अभी इसके चक्कर में पड़ गया ना, तो कल सुबह मुझे जो होगा उसके चक्कर में मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। सरकार बहुत सख्त हो गई है यार इस मामले में। अभी सामने पड़ी मुसीबत से पहले निपटते हैं, बगल में पड़ी मुसीबत से बाद में निपट लेंगे। साहब ये सब्जियां। हाँ हाँ, ले आओ, इसमें डाल दो। साहब इसमें तो नोट और जेवर। चुप! जितना पूछा जाए उतना कर, डाल इसमें। हाँ, ये लो, ये थैला लेकर के तुम कपूर साहब के यहाँ जाओ और उनको दे देना। और हाँ, अपनी गाड़ी उन्हीं के कंपाउंड में छोड़ देना। यहाँ एक साथ 2-2 गाड़ी की मौजूदगी ठीक नहीं है। वापस तुम टैक्सी में आ जाना, चाहो तो रामधन को साथ लेती जाओ। कपूर साहब ने बोला था कि वो अपने ड्राइवर को भेज रहे हैं, लेकिन मुसीबत जितनी जल्दी टल जाए उतना अच्छा है। ठीक है जी? केदारनाथ जी आप ही हैं? हाँ, मैं ही हूँ जी, मुझे कपूर साहब ने भेजा है। अच्छा, इसमें तो साग सब्जी। हाँ हाँ, तुम कपूर साहब से कहना कि साग सब्जियों के भीतर ही लोहा होता है, और जिसके भीतर लोहा होता है उसके भीतर बहुत कुछ होता है। समझे क्या? जी नहीं, पर जैसा आपने कहा मैं वैसा कह दूंगा। हाँ ठीक है, संभाल के जाना। हाँ। अरे कम से कम उसका नाम तो पूछ लिए होते। तुमने देखा उसे कपूर साहब के यहाँ पहले कभी? अरे नया ड्राइवर है भाई, कपूर साहब ने खुद फोन करके बताया था। तुम परेशान मत हो, सामान अच्छे से सुरक्षित पहुंच जाएगा। आओ अब रीटा को भी देख लेते हैं। क्यों रे, कब से शुरू किया टैक्सी लेना? नहीं साहब, हम ड्रग्स वगैरह कुछ नहीं लेते, पान तक नहीं खाते। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तो ये बोरिया बिस्तर लेकर के कहाँ जा रहा है भाई? साहब अब तो हम अपने गांव जा रहे हैं, यहाँ पर काम नहीं करेंगे। अरे एकाएक ही तुझे क्या हुआ भाई, क्या तकलीफ है? सुख भी कौन सा है मेम साहब, हमारे बुढ़ाऊ और ताऊ जी ने हमसे एक बात कही थी कि बेटा रामधन शहर मत जा, अपना गांव ही भला है। लेकिन हमें शहर आने का भूत सवार था, हमने उनकी एक ना सुनी, और इसका नतीजा यह है कि दुखी दुख पाया। तो तुम्हें यहाँ क्या दुख है? मेम साहब, गांव छोड़ने वालों के लिए दुखी दुख है, इस लोक में भी और परलोक में भी। जब हम लोग गांव छोड़ते हैं तो हमसे खेती बाड़ी छूट जाती है, खेत सूने हो जाते हैं, पैदावार कम हो जाती है, अनाज महंगा हो जाता है। और वैसे भी हम लोग यहाँ शहर में आकर भीड़, बेकारी और महंगाई तो बढ़ा रहे हैं। क्या बकवास करते हो तुम? महंगाई कैसे बढ़ाते हो? मैम साहब,
जब हम लोग गांव से भागकर शहर आते हैं तो वहाँ खेतों में अनाजों की पैदावार कम होने के कारण शहर में अनाज आएगा भी तो कहाँ से आएगा, आएगा भी तो उन लोगों के हाथों में पड़ेगा जिनके पास पैसा है। इससे दुकानदारों की नीयत खराब हो जाती है। जमाखोरी और काला बाजारी के चक्कर में दुकानदार चीजों के भाव ऊंचे दामों में बेचने लगते हैं और फिर जिस तरह जरूरतें बढ़ती है, मांग बढ़ती है, उसी तरह चीजों के दाम बढ़ते हैं। समझो मांग बढ़ी, भीड़ बढ़ी और महंगाई बढ़ी। तू तो बड़ा पंडित और नेता आदमी है रे। चल अच्छा, ऐसे बुरे वक्त में हमें छोड़ करके मत जा, हम तेरी तनख्वाह 5,000 रुपये और बढ़ा देंगे। साहब आप मेरी तनख्वाह 5,000 बढ़ाइए चाहे 50,000 बढ़ाइए, अब हम यहाँ पे काम करने वाले नहीं है। अब तो हम अपने गांव जाएंगे, मेहनत मजदूरी करके जो भी रुखी सूखी मिलेगी उसी से गुजारा करेंगे। अरे जा जा, इतना बकवास करने का तेरा क्या मतलब है? एक तो ही ईमानदार नौकर पैदा हुआ है क्या इस दुनिया में? मैम साहब अब हम अगर कुछ बोलेंगे तो छोटी मुंह और बड़ी बात होगी। अरे काले धन और ब्लैक मनी की कमाई तो औलादों को भी नहीं पसती, भला हम जैसे नौकरों को कहां से बचेगी? काला धन नहीं चलेगा। हमारे बुढ़ाओं ने हमसे एक बात और कही थी कि बेटा रामधन शुद्ध कमाई खाएगा तो शुद्ध औलाद पैदा होगी और अशुद्ध कमाई खाएगा तो अशुद्ध औलाद पैदा होगी। हमें यहाँ शहर में कहीं शुद्ध कमाई तो दिखाई नहीं देती, इसीलिए मैम साहब हमने फैसला किया है अब तो हम गांव जाकर रहेंगे। अरे जा जा, हमें जरूरत भी नहीं से जवान दराज नौकर की। मैम साहब जवानदार तो जरूर हैं लेकिन ईमानदार बहुत हैं, और वैसे भी आजकल इस जमाने ईमानदार नौकर ढूंढने पर कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ एक जमाना था जब नौकर लोग ईमानदार मालिक ढूंढते थे और इन्हें ईमानदार मालिक मिल भी जाते थे, लेकिन आज का जमाना है कि मालिक ईमानदार रह ही नहीं गए हैं। हम जाते हैं मैम साहब, हमें माफ कीजिए। अरे जा जल्दी जा, जरूरत भी नहीं हमें ऐसे नौकर की। मैम साहब आपको यही लग रहा होगा ना कि हमारी जुबान इतनी लंबी कैसे हो गई है। हमारी जुबान की लंबाई आपको इतनी बुरी लगी, आपने कभी अपने ईमान धर्म और नेकी पे नजर डाली है? रामधन, अब तुम अपनी औकात से बाहर जा रहे हो। आप भी वही बात करते हैं साहब, औकात से बाहर आना इतनी बुरी बात नहीं है जितनी अपनी नेकी धर्म और आदमीपन से आना होता है। जब आपको कुदरत की बसती हुई घंटियां नहीं सुनाई पड़ रही है तो भला मेरी बात आपको कहां से सुनाई पड़ेगी? अरे जा जा, हमें जरूरत भी नहीं तुझ जैसे नौकर की। यार ये आज हो क्या रहा है? एक के बाद एक मुसीबतें आती जा रही है। रीटा की ये बेहाली है, कस्टम वालों की रेट पड़ने वाली है, इधर ये नौकर दुनिया भर की बातें सुना के काम छोड़ करके जा रहा है। पता नहीं अब और क्या क्या मुसीबतें आने वाली है घर में। अब क्या, अब तो सारी मुसीबतों को तो इसी घर का पता मालूम हो गया है। आने दो कस्टम वाले को, मिलेगा भी क्या उसे, और नौकर तो हम दूसरा ढूंढ लेंगे। और बात रही रीटा की तो इसे अभी डॉक्टर पिंटो को दिखा देते हैं। लेकिन ये बंटी क्यों नहीं आया अभी तक? अरे वो भी आ जाएगा। आएगा नहीं, आ गया डैडी। बताइए कुछ काम है? तो तू आज शराब पी करके आया है? नो डैडी नो, छी, मैंने शराब नहीं पी है। बहुत जरा सी चखी। बदतमीज, तेरा क्या इरादा खड़ा करके पीने का था? है? आज तू शराब पी करके आया है, कल चोरी करेगा, परसों डाका डालेगा, फिर जुआ भी खेलेगा। नो डैडी नो, नॉट एट ऑल। अरे कोई जरूरी तो नहीं कि हर शराब पीने वाला चोरी करे या डाका डाले। अरे आप तो ना जाने ही कितने सालों से शराब पी रहे हैं, पर मैंने तो आपको आज तक कभी चोरी करते या डाका डालते नहीं देखा। हाँ ये बात अलग हो कि आपने डाका डाला और मुझे पता ही ना हो। हरामखोर, एक तो ऊपर से बाप की इज्जत उठाता है। मार मार के मुंह सुझा दो इस नालायक का। तुम दोनों क्या मुझे मार ही डालोगे? हाँ बोलो। मैं पूछता हूँ कि सारा कसूर मेरा ही है क्या? ये सारे के सारे थप्पड़
मेरे ही मुंह पर क्यों पड़ रहे हैं? क्या इन थप्पड़ों में तुम दोनों की हिस्सेदारी नहीं है? हाँ? चीखो मत मम्मी, चीखो मत। चीखने का हक उन्हें नहीं जिन्होंने जुल्म किए हैं। अरे चीखने का हक तो सिर्फ उन्हीं को है जिन पर जुल्म हुए हैं। शराब पीने की ट्रेनिंग लेने मैं किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नहीं गया था। ये हुनर, ये कला, ये प्रशिक्षण मुझे इसी महाविद्यालय से मिली है, जिसके प्रिंसिपल श्री केदारनाथ शांडिल्य हैं। बंटी होश में आ जाओ तुम। शराब पीकर आज ही तो होश में आया हूँ मम्मी। क्या बात है? इतने दिन तो बेहोश ही था। आज ही तो जाना है मैंने कि औलाद बिगड़ क्यों जाती है। आज ही तो पता चला है मुझे कि औलाद को आवारा बनाने में सबसे बड़ा हाथ माँ बाप का ही होता है। नशे में तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो बंटी, समझ लो इतना तो। ज्यादा के साथ साथ नशे में ही सच भी बोल जाता हूँ मम्मी। आप दोनों को तो लगता है कि मैं आवारा हो गया हूँ। रीटा भी गई हाथ से, मगर किसी ने यह सोचने की जरूरत नहीं समझी आखिर ऐसा हुआ क्यों। क्या बक रहा है? हमारी औलाद इतनी नालायक निकली थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो जमाने भी लद गए डैडी, जब औलाद नालायक हुआ करती थी। अरे भाई मम्मी कहती है इस जमाना बदल गया है, तो अब औलाद के हिस्से की नालायकी ने भी जगह बदल ली है। वो अब माँ बाप के हिस्से में आ गई है। नालायक, बेशरम, तू तो बोलता ही जाएगा, हैं? चिल्लाता ही जाएगा। शराब पी के माँ बाप के सामने शर्म नहीं आती तुझे? अरे भाई यही तो बेइंसाफी है, अन्याय है अन्याय। मैं पूछता हूँ कि औलाद के सामने शराब पीने का परमिट सिर्फ माँ बाप के पास ही क्यों है? माँ बाप के सामने शराब पीने का परमिट औलाद को क्यों नहीं मिलता? ऊपर से तुर्रा ये शरीफ और नेक होने का तिलक भी हम औलादों को ही लगाना पड़ता है। माँ बाप को तो बिल्कुल छूट ही दे दी गई है, जितना भी मुश्किल काम हो औलाद के पल्ले ही डाल, और आसान काम अपने हिस्से में रख। शराफत और इंसानियत की शर्त सिर्फ बेटे के साथ ही क्यों? बाप की शराफत का कोई जिक्र क्यों नहीं करता? हमें नहीं मालूम तो तू ही बता दे। हम तो बस इतना जानते हैं कि हमारी पूरी की पूरी नई पीढ़ी बिगड़ चुकी है, और जिसमें से तू एक है। डैडी, शराब मैंने पी है और चढ़ी आपको है। लोग गलत बात फुसफुसाते हैं और आप डंके की चोट पर कह रहे हैं कि नई पीढ़ी बिगड़ गई।
सलांत फल से नहीं, पेड़ से शुरू होती है डैडी। पेड़ सड़ता है तो फल भी सड़ने लगता है। नई पीढ़ी नहीं बिगड़ी है डैडी, बिगड़ी तो है पुरानी पीढ़ी, आपकी पुरानी पीढ़ी। सुन रहे हो इसकी बातें? सुन रहे हो? इसे नशा शराब का नहीं बल्कि अपने दादा दादी की बातों का चढ़ा हुआ है, और ये अपने दादा की ही बोली बोल रहा है। बहुत बढ़िया। आज पहली बार तुमने सही बात की है मुन्ना। हाँ, मेरे मुंह से दादाजी ही बोल रहे हैं। काश कि तुम बचपन में मेरे मुंह से दादा दादी की बोली ना छीनती, तो आज मेरी वो हालत ना होती जो है। आजादी के सबसे खतरनाक मायने तो तुम जैसी उन माओ ने निकाले हैं जिन्होंने अपनी मौज मस्ती को कायम रखने के लिए बड़े पूरे कुटुंब और संयुक्त परिवारों को तोड़कर औलाद की जिंदगी और भविष्य को कज़ा की अंधी खाई में ढकेलने तक नहीं सोचती। अब तुम हम पर इल्जाम लगा रहे हो बंटी। सिर्फ तुम पर ही नहीं माँ, तुम जैसी उन सभी माओ पर मेरा यही इल्जाम है जिन्होंने भरे पूरे संयुक्त परिवारों को तोड़कर बच्चों से उनके दादा दादी छीन लिए। दादा दादी की कहानियों से बड़ी तकलीफ है ना माँ तुम्हें? ये दादा दादी की कहानियां ही हैं जिन्होंने ईमान, धर्म, नेकी और नैतिकता की ध्वजा को थाम रखा है। इन कहानियों की गंगा से ही गंगोत्री निकलती है ज्ञान की मां। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि शिवा को जीजाबाई की कहानियों ने ही छत्रपति शिवाजी महाराज बनाया? अरे तुम तो पढ़ाने जाती थी स्कूल में, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मोहनदास करमचंद गांधी भी अपनी नानी दादियों के कहानियों के कंधे पर बैठकर ही दूर का लंबा सफर तय करते हुए हमारे राष्ट्रपिता और महात्मा गांधी के आखिरी पड़ाव तक पहुंचे? तो तेरा ये मतलब है कि सारा कसूर हमारा है और ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो सबके जिम्मेदार हम हैं? क्या ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमसे तू सीख सकता था? क्या जो भी सीखने लायक था वो सिर्फ तेरे दादा दादी से सीख सकता था तू? सयाने ठीक ही कह गए हैं। दुनिया के 101 झगड़ों और दुगड़ों की वजह यही है कि गलती करने वाला अपनी गलती मानता ही नहीं। हेलो जी कपूर साहब जी, मैंने आपके ड्राइवर को सब कुछ दे। क्या आपने किसी ड्राइवर को नहीं भेजा था? मैं लुट गया। देश की समूची पीढ़ी को लूट लिया, उसका गम नहीं तो लूट की दौलत को लुटाने का मातम किस लिए? पत्थर की इमारत बनाने के लिए
जिन ईमान धर्म के मजबूत किलों की जरूरत थी, उनकी तो नींव खोद डाली, हरी भरी बगिया में आग लगा दी। तो अब भुगतो अंजाम। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हम लुटते चले जा रहे हैं और औलाद भी निकली तो ऐसी निकली। सांप की बांबी से तो मरा हुआ मेंढक ही निकलेगा माँ। शहद तो ऊपर पेड़ पर लगे मधुमक्खी के छत्ते से निकलता है। रिश्वतखोरी करके काला धन बटोरने वाले पिता और भरे पूरे संयुक्त परिवार पे महाविद्यालय को तोड़ने वाली माँ की औलाद जैसी होनी चाहिए। हम वैसे ही तो हैं। अरे भाई, फिर शिकायत क्यों? अगर हम जैसी औलाद को पाकर आप दुखी हैं तो यकीन मानिए मेरी बात का, आप जैसे माँ बाप को पाकर हम शर्मिंदा हैं। इसका तो बस अब एक ही रास्ता है। जिस तरह डैडी ने अपनी सहूलियत के लिए दादाजी को घर से निकाल दिया, ठीक अब उसी सहूलियत के लिए उनकी अपनी औलाद को भी घर से बाहर निकल जाना चाहिए। रीटा उठ, रीटा होश में आ, रीटा उठ। तुमने शराब पी है? हाँ, मैंने शराब पी है और तूने ड्रग्स लिए हैं। जहां पर नेकी की लाश जल रही हो और धन का मुर्दा सड़ रहा हो, वहां खड़े रहेंगे तो धुआं नाक और मुंह में ही जाएगा। अब चले। लेकिन कहाँ बंटी? कहीं भी, पर अब हम उस माँ के पास नहीं रहेंगे जो नेकी और नैतिकता पर भाषण तो दे सकती है, लेकिन अपने परिवार में अपने बच्चों के दादा दादी के साथ शालीनता से रहने का फर्ज नहीं निभा सकती। और अब हम उस पिता के पास भी नहीं रहना चाहेंगे जो रिश्वतखोरी से जमा किए गए काले धन को बटोरने और संभालने की चिंता तो करता है, लेकिन उसकी अपनी औलाद के मन पर कब और कहां दाग धब्बे पड़ रहे हैं, ये जानने तक की चिंता नहीं करता। आइए पिताजी, आइए।
आओ माँ, आओ ना माँ। पिताजी, मुझे और गीता को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब आप इस महाविद्यालय को अपनी बागडोर से संभालिए और मैं इस घर में फाइनेंसर का रूप अपनाऊंगा। बेटा, समय का भूला यदि शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। और माँ, आज से आप हम सबको संभालो और हाँ, हम सबको आप कहानियाँ सुनाओ। हाँ बाबा, अब तो मैं और गीता भी आपकी कहानियां सुनेंगे। जरूर। आज की नाट्य प्रस्तुति उजड़ा हुआ महाविद्यालय। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, इसमें कुछ सीखने को मिला होगा। थोड़ी देर और ठहर जाइए और बाहर चाय की भी व्यवस्था है, तो सब लोग चाय पी करके जाइएगा। बाद में परिचय सुन लीजिए। दादाजी की भूमिका निभा रहे थे सुरेश श्रीवास्तव जी, जोरदार तालियां। दादी की भूमिका में पिता की भूमिका मनोज तिवारी जी ने निभाई। माँ की भूमिका जो गीता का किरदार कर रही थी वो पूनम विश्वकर्मा। बेटे की भूमिका बंटी आशुतोष प्रजापति। बेटी गीता अक्षता शुक्ला नित्या। बेटा बंटी युआन गुप्ता। नौकर रामधन संतोष प्रजापति। प्रोफेसर अंसारी संजय शर्मा। पड़ोसी लड़का नकली ड्राइवर अरशद ऋषि। पड़ोसन ज्योति गुप्ता। गीता फ्रेंड विकी गुप्ता। मंच करे थे प्रकाश परिकल्पना एवं संचालन संजय त्रिपाठी जी। जोरदार तालियां हो। संगीत संयोजन एवं संचालक संतोष कुमार शर्मा। मुख्य सज्जा में थे शहीर अहमद और सचिन। वेशभूषा में रश्मि त्रिपाठी जी। सेट पुष्कर आहूजा जी ने लगाया। स्टेज प्रॉपर्टी संतोष प्रजापति, अभिषेक शर्मा जी। जोरदार तालियां होती है। पोस्टर डिजाइन और वीडियोग्राफी अंदर ब्रेक। नाटक के लेखक श्री ब्रजभूषण जी हैं और परिकल्पना माधवेंद्र सिंह जी की थी और निर्देशन सोनी सिंह जी का। जोरदार तालियां हो गई। मजा आ गया, मजा आ गया। बंटी जी तो बहुत कमाल कर। मैं चाहूंगी कि हमारे मुख्य अतिथि मंच पर आ जाए तो कुछ फोटोग्राफ हो जाए। श्री आनंद शर्मा जी और श्री राम जागरण शुक्ल जी मंच पर आ जाइए, फोटोग्राफ हो जाए। और दिनांक 28 मार्च को नाट्य प्रस्तुति करते हैं और आप सबसे है कि आप लोग जरूर आइएगा देखने। हाँ। और हमारे जो अतिथि श्री पंजवानी सर जी थोड़ा विलंब से आए, मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज सर आप आए। जोरदार तालियां हो जाए श्री पंजवानी जी के लिए। श्री नरेंद्र पंजवानी जी का परिचय अपने आप में ही है। ये
वरिष्ठ रंगकर्मी तो है ही, साथ में इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, साउथ की फिल्मों में भी काम किया। जोरदार तालियां होंगे श्री नरेंद्र पंचवाली जी के लिए। और मैं चाहूंगी कि श्री शुक्ला जी जो है हमारे श्री नरेंद्र पंचवाली जी को ये तुलसी का पौधा देकर उनका स्वागत करें। बेटा ताली जितनी बजा सको बजा सको। और अब मैं चाहूंगी कि श्री शुक्ला जी, राम जागर शुक्ला जी हमारे थोड़ा सा आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें यहाँ पर आकर। आज वो उनको कैसा लगा हमारा ये नाटक? सीखने, समझने और जानने, ये 3 क्रियाएं होती हैं। एक तो कुदरत ही दे देता है, सिखा देता है। एक पढ़ कर के लोग जानते हैं और तीसरा देख करके जानते हैं। जो देख करके जानने की क्रिया भी देखी, यो तो मैं पीछे 53 साल से देखता दिखाता आ रहा हूँ, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ, लेकिन आज जो सीन देखा वो सब पे भारी पड़ गया। निश्चित रूप से ये वर्तमान पीढ़ी के लिए, संयुक्त परिवार के लिए एक ऐसा दृश्य रहा जिसकी जितनी सराहना, जितनी तारीफ की जाए वो कम है। जितने भी पात्र हैं वो सचमुच में अपने में एक से बढ़कर एक हैं। जिसने इसका नामांकन किया बधाई की बात है। इनके सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सबकी कला, सबकी भाषा, सबका व्यवहार, सबका संस्कार समाज पर एक छाप छोड़ करके जा रहा है कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी जब तक एक साथ नहीं मिलेगी तब तक काम कुछ हो नहीं सकता है। मैं इस संस्था के संचालक, सेक्रेटरी, जो भी इसके हैं, मुखिया, उनको सबको हृदय से आभार। सोनी, मैडम सोनी को, ये हमारे तुरंत जहाँ मेरा विद्यालय है, बहुत अच्छा भाई, जहाँ विद्यालय में अपना है तुरंत बगल में रहते हैं। और सवेरे सवेरे आज कुछ कार्यक्रम प्रोजेक्ट वगैरह बनने का हो रहा था, मैडम पहुंची और कहा मुझे अच्छा लगा, हमने और कई जगह जाना था, वहाँ ना जाकर के हमने कहा सबसे पहले आज यहाँ चलते हैं। अगर मैं ना आता तो मुझे लगता कि मैं बहुत बड़ा प्रोग्राम फेल कर गया, मिस कर गया। मुझे बड़ा कष्ट होता है। यहाँ करके जो खुशी हुई उसका मैं केवल एहसास कर रहा हूँ। भाषा, भाव इतना भारी है कि शब्दों में उसे व्यक्त करने में दिक्कत हो रही है। मैं सबके प्रति एक बार आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैडम सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इस पौधे में होती है। ये इनकी हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे, व्यस्त रखे और इसी तरह से कार्यक्रम आयोजित कराती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। 28 तारीख को यहाँ पर नाट्य प्रस्तुति होगी करने, आप सब जरूर आइएगा। और यहाँ पर आए सभी मुख्य अतिथियों का मैं आभार प्रकट करती हूँ। और आप सब यहाँ पर जितनी ऑडियंस बैठी है प्लीज चाय पी करके जाइएगा, बाहर चाय की व्यवस्था है। और थैंक यू सो मच, आप लोग आए। शुभ रात्रि।